चूंकि यह बसपा का अपना अंदरूनी मामला है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी हैं। बसपा में किसके पास कौन सी जिम्मेदारी होगी, संगठन का कौन सा पद होगा, ये सब तय करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इसलिए बसपा के लिए कोई अप्रत्याशित नहीं। आकाश आनंद जी को पहले भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। लोकसभा चुनाव के दरमियान उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। लोकसभा चुनाव के बाद फिर उन्होंने अंदर लिया और फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। आज फिर उन्होंने आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर किया और आनंद जी को जिम्मेदारी दी। ये जिम्मेदारी पहले आनंद जी को भी दी गई थी, बाद में उनको कार्यमुक्त करके सारी जिम्मेदारी आकाश को दे दी। तो इसलिए ये कोई नया क्रम नहीं है। पहले भी आनंद जी थे, फिर बाद में आकाश आनंद आए, आकाश आनंद फिर आए और गए, फिर आकाश आनंद को बाहर किया और आनंद जी आ गए। तो कुल मिलाकर के ये माननीय बहन जी हमेशा ताश के पत्ते की तरह अपने संगठन में हेरफेर करती रहती। क्योंकि माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। आज संगठन शून्य निष्प्रभावी हो गया है, तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इसलिए वो संगठन में फेरबदल के माध्यम से कोई न कुछ करती रहती है। और चूंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर टिप्पणी करने की बहुत ज्यादा औचित्य मैं नहीं समझता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप भी उस पार्टी से जुड़े रहे हैं और तमाम आपके जैसे बड़े नेता उस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन अब आप लोगों ने साथ छोड़ दिया, क्या बसपा अंतरकलह का शिकार हो चुकी है? नहीं, अंतरकलह का शिकार का कोई प्रश्न नहीं। सबसे बड़ी चीज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर बसपा बनी थी। मानवर काशीराम जी ने रात दिन एक कर बहुजन समाज पार्टी को पहाड़ जैसा संगठन बनाया। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाई और उससे बहुजन समाज भी गौरवान्वित हुआ। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से नाता तोड़ा, तब से बहुजन समाज पार्टी टूट गई, कमजोर हो गई। और जिसका जनाधार करोड़ों का था, आज वो शून्य हो गया। जिसकी बहुमत की सरकार बनती थी, आज वो एक विधायक पर आके खड़ा हो गया। तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार कोई और नहीं। मानवर काशीराम जी ने अपना उत्तराधिकारी सुश्री बहन मायावती जी को बनाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी सुश्री बहन मायावती जी को सौंपी गई थी। माननीय बहन जी ने उस नेतृत्व को नहीं संभाल पाई। लेकिन वो आज भी ये कहती है ना कि हम कांशीराम के सिद्धांतों पर चलते हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। अगर मानवर काशीराम जी के सिद्धांतों पर चलती होती तो मानवर काशीराम जी का स्लोगन था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो स्लोगन कभी बदला नहीं गया होता। मानवर काशीराम जी के विचारों से हटी, बाबा साहब के मिशन से हटी, इसीलिए मानवर काशीराम का दिया गया स्लोगन उन्होंने बदला और एक नया स्लोगन इजाद किया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नतीजा हुआ बड़े बड़े थली शाह इस लाइन में आगे खड़े हो गए और जो बसपा का मौलिक कार्यकर्ता था, बेसिक कार्यकर्ता था, वो बाहर हो गया। अच्छा, कल उन्होंने ये भी कहा कि मेरे आखिरी दम तक और किसी को मैं उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, जब तक उन्होंने आकाश आनंद से उनके पदों पर से हटाया। तो क्या कहेंगे उसको लेकर? ये तो मैं जानता भी हूं, मानता भी हूं कि सुश्री बहन मायावती जी
जब तक हैं तब तक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी। इसलिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, वो तस्करी बनाने की घोषणा बहुत पहले भी कर चुकी है, लॉलीपॉप पहले भी दिखा चुकी हैं। बहुत पहले एक राजा राम जी थे, कभी उनको तस्करी बनाने की बात चल रही थी। फिर बीच में आकाश आनंद जी आ गए, उनको तस्करी बनाने की बात चली। लेकिन जो भी बीएसपी में काम कर चुका और बहन जी के नेचर को जानता है, वो अच्छी तरह समझता है कि बहन जी बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतिम सांस तक बनी रहेंगी। वो अपने जीते जी किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी, ये तय है। अच्छा, हाल ही में राहुल गांधी का रायबरेली के दौरे के दौरान एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बसपा सुप्रीमो के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन देने का काम करती हैं। अब उस पर बसपा सुप्रीमो का पलटवार आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही कहीं ना कहीं बाहरी तरफ से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए उपचुनाव में भी जीत हुई और लोकसभा चुनाव में भी उनकी जीत हुई। देखिए, राहुल जी और बहन जी में क्या वार्ता हुई, क्योंकि उसमें मैं मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि 4 बार सरकार बनाने वाली बहन जी आज एक विधायक के लिए तरस रही हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं बहन जी स्वयं हैं। बाबा साहब के मिशन से हटने और मनोहर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को अलविदा करने का दुष्परिणाम है, जिसके नाते बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हुई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी। अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब ये इंडिया अलायंस वाले किसको कमान देते हैं, किसको नहीं देते हैं, इस पर किसी प्रकार का कयासबाजी लगाना उचित नहीं है। फिलहाल अभी इंडिया अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, इतना ही मैं जानता हूं, इसके आगे नहीं। बजट को लेकर क्या कहेंगे? 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार पास किया गया है और योगी सरकार कह रही है कि इसमें शिक्षा है, रोजगार के मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, किसानों के हित में बात किया जा रहा है और जो उद्यमपति हैं उनके लिए बात किया जा रहा है। आप सहमत हैं इस बजट से? देखिए, कुल मिलाकर के आज प्रदेश में करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दौर झेल रहे हैं, महंगाई आसमान पर है, किसान समस्या अलग से मुंह बाए खड़ी है। दिल्ली सीमा पर पिछले 3-4 सालों से किसान आंदोलित हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक केंद्र सरकार नहीं कर पाई है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से किसानों पर टूट रहा है, जो रात दिन अपनी फसल ताकते में समय बिताता है, उसकी छुट्टा जानवर उसकी फसल चल जाते हैं। दिनों दिन शिक्षा महंगी की जा रही है, जिससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लड़के लड़की उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएं। आज हम लोगों के समय में जब बसपा की सरकार होती थी तो 1 रुपए की अस्पताल में पर्ची बनती थी और उसमें छोटी मोटी बीमारियों के लिए उसको निःशुल्क दवाएं मिलती थी। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीना 1 रुपए की पर्ची पर लोग दवाएं लेते थे। आज तो किसी को एक टैबलेट भी निःशुल्क नहीं मिल सकती। गरीब के हित में कोई निर्णय ही नहीं हो रहा है। यहां तक कि संविधान की कसम खाने वाले भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संविधान प्रदत्त आरक्षण को भी खत्म करने पर आमादा है। आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण भी खत्म हो रहा है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं किया इन्होंने। इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी
जब वोट देना होता है तो पिछड़े की दुहाई देते हैं कि हम भी पिछड़े हैं, इसलिए लोग हमें तिरस्कृत करते हैं, कोई हमें नीच कहता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद कहते हैं हमें पिछड़े विश्वास नहीं करते, हम गरीबी विश्वास करते हैं, जातिवाद गणना से कतराते हैं। जब वोट देना हो तो पिछड़े, और जब पिछड़ों को समानुपातिक आरक्षण की हिस्सेदारी दिलानी हो, जातिवाद गणना करानी हो, तो पिछड़ों से नाता तोड़ लेते हैं। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। ये जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। अब धीरे धीरे भाजपा की कलई जनता में खुल भी रही है। आज कल्याणकारी सरकारें पहले निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, जिसमें नए रोजगार के अवसर मिलते थे, लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलता था। अब क्या कर रही है सरकार? उल्टी गंगा बहा रही है। अब ये सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण कर रही है। सारे बंदरगाह भेज दिए गए, एयरपोर्ट भेज दिया गया, एयर इंडिया भेज दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन भेज दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें प्राइवेट हाथों में दे दी गई, LIC जैसी संस्था दे दी गई। अभी इसी उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बनकर दिए गए। अगर शिक्षा के लिए काम किया जाता तो विद्यालय बंद होने की नौबत क्यों आती? आज कुल मिलाकर के सभी मुद्दों पर यह सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। केवल गाल बजाने के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। यह अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए केवल हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर का रट लगाए रहते हैं। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के रट लगा करके लोगों को ध्यान के भटकाने का काम करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने कहा कि बजट को लेकर कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद फैलाने का काम करती है, ये कहीं ना कहीं इनके पास और कोई काम नहीं है और इनके जो सारे दावे हैं वो धरातल पर फ्लॉप दिखाई पड़ते हैं।